हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। इस समय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच हम अपना ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए आपके लिए लेकर के आए हैं क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ साथ मथुरा जनपद में, जहां एक और मथुरा वृंदावन जो 2 नगर पालिकाएं थी उन्हें मिलाकर के नगर निगम किया गया, वहां पर कोसीकला नगर पालिका क्षेत्र में और 13 नगर पंचायतों में इस समय चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। तो एक और जहां हम अपने इस पूरे सेगमेंट में इसको अलग अलग तौर से हम आपको अलग अलग क्षेत्रों की खबरें दिखाते हैं, वहीं इसके साथ साथ हमने अपने इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष वार्ता, जिसे पॉलिटिकल डिबेट कही जाएगा, उसका हमने अपने तरीके से एक पूरा खाका खींचा है और उसी के अंतर्गत हम अपने राजनीतिक दलों के मेहमानों को बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर के एक व्यापक चर्चा नगर निगम चुनावों पर करते हैं। और इसी क्रम में इस समय मैं मंच से जल्दी से आपका परिचय करा दूं। मंच पर हमारे साथ हैं NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष और इस समय NSUI के तौर पर जहां से इन्होंने अपना काम शुरू किया वहां से बढ़ते बढ़ते अब कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा बन चुके पंकज पाठक। बहुत बहुत स्वागत है पंकज आपका। और यहां पर हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी छावनी क्षेत्र मंडल के प्रभारी युवा का पदाधिकारी सार्थक चतुर्वेदी एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत सार्थक आपका, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण दिन रहा है। एक और जहां कांग्रेसियों ने बल्कि पूरे देश ने इस देश की एक बहुत ही महान नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उन्होंने एक आयरन लेडी का जिन्हें खिताब मिला हो पूरे विश्व में, जहां उन्होंने इस देश की साख बढ़ाई हो, तो आज न सिर्फ कांग्रेस जनों ने बल्कि सभी ने अपनी उस महान नेता का स्मरण किया। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहें तो जब ये चुनावी संग्राम अपने चरम की तरफ पहुंचता जा रहा है तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा आकर के एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत ऊर्जा मंत्री, दुग्ध विकास मंत्री, सांसद समेत बहुत सारे पदाधिकारी रहे। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आज एक खास दिन है क्योंकि हर दिन, हर गतिविधि, हर कार्य इस समय राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिनों के साथ सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। जल्दी से अपनी इस परिचर्चा को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा सार्थक चतुर्वेदी का। आज क्या कुछ रहा आपकी रैली में, क्या कुछ दे गए हैं मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को, जनता को आज अपनी इस चुनावी जनसभा में? सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस चुनावी मुहिम की चर्चा पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। नियो न्यूज़ को के अपने पूरे 15 वर्ष हो गए हैं, उसके लिए भी मैं उनको बहुत अनेक शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मथुरा में आए थे जुबली पार्क में और कई बातों के बारे में उन्होंने यहाँ पर प्रकाश डाला। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ऊर्जा की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जब सरकार थी, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन जब पहले सरकार थी तब क्या हालत थी बिजली की यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, एक बात आप जरूर बताइए कि क्या आप लोगों के घरों में बिजली आती है कि नहीं आती है? इस समय तो कहा जा सकता है। तो सबसे मेन चीज जो सिर्फ मथुरा ही नहीं, कहीं ना कहीं अन्य सरकारों में मथुरा और अयोध्या
और अन्य जो जगह थी उनको लेकर सिर्फ 4-5 जिलों में ही ये स्थिति थी जहां पर लाइट प्रॉपर आती थी। बाकी अन्य जिलों में लाइट नहीं आती थी और मथुरा और अयोध्या को तो खास तौर से लाइट नहीं मिलती थी। आज ये स्थिति है कि यहां पर अच्छी लाइट आ रही है। सिर्फ यही नहीं, बाकी अन्य 75 जो आपके जनपद हैं उनमें भी लाइट अच्छी आ रही है। किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो एक ये सबसे बड़ा जो बात उन्होंने आज कही वो भी है। साथ ही नगर निगम जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, इससे भी पहले जो सपा की सरकार थी, यहां से हमारे कांग्रेस के विधायक भी थे प्रदीप माथुर जी। हमेशा ये बॉल जो है वो एक पाले से दूसरे पाले में डालते रहे। वो कहते रहे कि नगर निगम बनाएंगे, सपा वाले कहते रहे हम नगर निगम बनाएंगे। आपस में इनमें लड़ाई चलती रही। आज दोनों ने फिर से हाथ मिला लिए हैं, लेकिन नगर निगम नहीं बना। 5 साल झूठे वादे करते रहे कि हम नगर निगम बनाएंगे। भाजपा की सरकार ने 6 महीने में, आज 8 महीने हुए हैं सरकार को, 6 महीने के अंतराल में सबसे पहला काम क्या किया कि मथुरा को नगर निगम बनाया। सबसे बड़ी बात। उसके साथ में लेकिन कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है और समाजवादी पार्टी भी कहती है कि नगर निगम नामक जो बेबी है वो उनका कंसीव किया हुआ है। देखिए, मैं तो आपको अभी आप जो बात कह रहे हैं मैं वही बताना चाह रहा था कि अगर उनमें इतनी शक्ति थी और वो करना चाहते थे तो पिछले 5 साल वो खूब पावर में थे जी, सरकार में थे और वो चाहते तो उसको कर देते। लेकिन पिछले 5 सालों में हर बार एक प्रेस नोट आता था, नगर निगम नहीं बनता था, एक प्रेस नोट जारी होता था कि बहुत जल्दी नगर निगम बनने वाला है। ये आप भी जानते हैं अनूप जी, और सभी ने देखा है कि पिछले 5 साल कितना बेवकूफ बनाया गया। भाजपा की सरकार ने आते ही सबसे पहला निर्णय यही लिया है। तो हमारी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। सबको साफ साफ नजर आ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या विकास के मुद्दे हैं। अन्य पार्टियों ने कितना विकास किया है यहाँ पे सब लोग जानते हैं। ठीक है, उस मंच से निकली हुई बातों को अभी फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। एक सवाल कर लूं, उसके बाद मुझे पंकज पाठक जी की तरफ चलना है। जिस समय मथुरा नगर निगम वृंदावन को जोड़ करके बनाया गया, उस समय लगा कि कुछ विरोध उत्पन्न हो रहा है। जिस समय आपकी पार्टी में दावेदारों की लंबी सूची आई और फिर जाकर के वो सब स्थितियां जब स्पष्ट हुई और मुकेश आर्यबंधु मेयर पद के प्रत्याशी घोषित हुए, 70 अलग अलग वार्डों में पार्षदों के तौर पर नए चेहरे आए, बहुत से, इसके अलावा नगर पालिका कोसी और नगर पंचायतों में जो दावेदारों के बीच में प्रत्याशियों का चयन हुआ, वहां से लगा कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि न सिर्फ आपकी पार्टी के अंदर बल्कि जनमानस में भी एक नेगेटिविटी बनी हुई है। ऐसे में मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग चला रहे होंगे, लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ की सभा हुई है, प्रदेश अध्यक्ष उसमें साथ रहे हैं, तो क्या लगता है कि काफी कुछ चीजें पटरी पे आ गई हैं? देखिए, सब चीजें, मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक परिवार होता है तो परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती हैं। एक सीट पर 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 जहां पर आपके प्रत्याशी टिकट मांग रहे होते हैं, वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा जो है, हमारी पार्टी जो है, इसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मैं आपको धौलीप्याऊ का ही एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी 2 दिन पहले श्रीकांत शर्मा जी वहां पर धौलीप्याऊ की सभा में आए। वहां पर करीब 5 या 7 कैंडिडेट जो है वो वो टिकट मांग रहे थे, जो दावेदार थे। और जब मैं सिर्फ सभा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सभा में नहीं, अन्य भी दिनों में आप देख लीजिएगा, वहां पे जनसंपर्क में भी जो टिकट मांग रहे थे, एक व्यक्ति को टिकट मिली है, अन्य सभी उसके साथ में तन मन धन के साथ में लगे हुए हैं। ऐसी निष्ठावान पार्टी, जिसके कार्यकर्ता, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता किसी अन्य पार्टी में नहीं देखने को मिलेंगे अनूप जी। और हमारे कार्यकर्ता भले ही हो सकता है नाराज हो जाएं, भले ही हो सकता है थोड़े से रूठ जाएं, लेकिन इतना सीधा और भोला कार्यकर्ता है भाजपा का, और देवतुल्य कार्यकर्ता है कि वो बहुत जल्दी मान जाता है। और हमारी सोच सिर्फ एक है कि कमल का फूल जो है वो जीतना चाहिए। हम व्यक्तिवादी पार्टी की धारा पर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधीवादी नहीं हैं। सार्थक जी, पहले शिव प्रकाश जी आते हैं और आज सुनील बंसल भी यहीं मौजूद है। आप तो कह सकते हैं कि रणनीतियों के बनाने का दौर जारी है, मैं ये कह सकता हूं कि अभी भी चीजों को संभालने का दौर जारी है।
नहीं, सुनील बंसल जी का आना वो अन्य कारणों से है और शिव प्रकाश जी आए थे। संचालन समिति की बैठक ले रहे हैं सुनील बंसल जी। सुनील बंसल जी अभी संचालन समिति की बैठक ले रहे हैं, अभी मेरे को पता चला। शिव प्रकाश जी भी आए थे, तो वो कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, उसको संबोधित करने के लिए आए थे। कार्यकर्ताओं में, क्योंकि चुनाव है, पहला चुनाव है, मेयर का चुनाव है, पहली बार नगर निगम मथुरा में बना है। उसके बाद बंद कमरे में बैठ करके बहुत कुछ भी ऐसा लगा था कि कोई एक खास कार्यशाला चली थी। देखिए, बंद कमरे में तो बहुत सारी बातें होती हैं जी, तो बंद कमरे की बातें तो बाहर नहीं आ सकती हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज की स्थिति में आज सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता, सभी युवा कार्यकर्ता, हर वर्ग का कार्यकर्ता आज योगी जी की सभा में पहुंचा और बहुत ही उत्साह के साथ में वहां पे सब लोग उपस्थित थे। आपने देखा होगा जो मेयर के जो भी अन्य प्रत्याशी थे वो भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने भी मंच से डॉक्टर मुकेश आरबंधु की वोट की अपील करी है। मुख्यमंत्री के सामने भी नहीं होंगे तो कहाँ होंगे सार्थक जी? क्या आप सोचते हैं कि मुख्यमंत्री आए, सूबे का मुखिया, पार्टी का आपका मुखिया है और उसके बाद उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अलावा भी अभी जुड़ूंगा आपके संग। पंकज जी, एक बार पुनः आपका स्वागत। आपसे आपके संबंध में सवाल करूं, आपकी पार्टी से संबंधित, उससे पहले कुछ अभी तक की बातों पर कोई प्रतिक्रिया आ रही है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पूरे नियो परिवार को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इस मंच से शहर के सभी आमजनों को जी अपनी बात कहने का मौका मिलता है जी, और अपने अपने जनप्रतिनिधियों को उनसे एक सामने रूबरू होने का मौका मिलता है जी। बहुत शुक्रिया। इसके लिए आप और आपका पूरा परिवार बधाई का पात्र है जी। दूसरा, आज मैं इंदिरा माँ के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ जी। शर्मा जी, अगर पंडित जी किसी बच्चे का तागा बांधते हैं तो उसके बाप कहने का हक नहीं मिलता है। ये तो नगर निगम बनने के प्रश्न के जवाब में आपको बता रहा हूँ। प्रक्रिया बहुत पहले से थी, आज हुआ है, दूसरी बात चलेगी। दूसरी बात, आज दौर जो है शहर में नगर निगम चुनाव का चल रहा है जी, तो जो मैं समझता हूँ चर्चा नगर निगम की होनी चाहिए। अवसर बहुत मिलेंगे, विधानसभा की बात भी होंगी, लोकसभा की बात भी होंगी, लेकिन अगर हम उधर जाएंगे तो हमें लगता है कि हमारा समय खराब होगा। आज वो नगर निगम मथुरा है, बहुत ज्यादा दिनों पुरानी बात नहीं है। कांग्रेस का वोट इस वोट से पहले था। शहर को क्या मिला, शहर ने क्या नया देखा जी। मैं बात करता हूं होली गेट की, जहां बिना बरसात के हमारे व्यापारी साथी तख्त लगा के अपनी दुकान चलाते थे। वो शायद आपको भी स्मरण होगा। हड़तालों का दौर था, आए दिन हड़ताल होती थी शहर में। अगर वो हड़ताल का दौर खत्म होने का श्रेय जाता तो कांग्रेस वोट को जाता है। आज वो पुरानी व्यवस्थाएं जो हैं हमारे कांग्रेस वोट के बाद की चली आ रही है, वो विध्वंसकारी है। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने पुराने वोट को स्मृति उसकी नहीं कर रहे, ताजा कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि लोग हमें सुन रहे हैं। और अभी तो मुख्यमंत्री आए हैं, हो सकता है मोदी जी को भी आना पड़े मथुरा में। अभी 4 दिन चुनाव में रह गए हैं। अभी आप देखना कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा। इसकी वजह केवल हाथ का पंजा और कांग्रेस की दृढ़ संकल्प हर कार्यकर्ता। आज कांग्रेस का हर सिपाही कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। और इसलिए कर रहा है, आज लोगों के बीच इसलिए जा रहा है वो कि उसको वो कहने के आज लायक है कि हमने ये शहर को दिया है। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने इनकी बातचीत पे, अब मैं एक सवाल सार्थक जी कर लूँ, उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ा लीजिएगा। अभी तक तो मैंने आपकी प्रतिक्रिया जानी कि जहाँ से सार्थक शुरू कर चुके हैं, वहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा सुखद एहसास भी है कि 2 प्रमुख जो पार्टियाँ हैं इस देश की, उनके 2 युवा चेहरे इस समय इस मंच को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो इस कार्यक्रम का संचालन मात्र कर रहा हूं, लेकिन चर्चा का मुख्य भार इन्हीं दोनों पर है। तो इनकी पार्टियों को भी इस लिए साधुवाद देना चाहिए कि कम से कम आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल युवाओं को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऊर्जा और युवा सोच से ही शायद इस देश में, जो हम ये दावा करते हैं कि सबसे युवा हमारा देश है, तो ऐसे युवा भी सामने आए। ये बहुत सुखद एहसास है। पंकज जी, अब आपसे सवाल है। अभी तक तो आपने सार्थक की सब बातों पे बात की, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अब मैं ये मान के चलिए मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधे सीधे आपसे बातचीत शुरू कर रहा हूँ। अगर पंकज पाठक से बात करूं तो अच्छा लग रहा होगा कि अब चलो मैं भी राजनीति कर पा रहा हूं। ये तो सुख मेरे लिए सुखद है। मैंने कहा कि अब इस समय मैं राजनीति कर पा रहा हूं। नहीं, शुरुआत है, देखो नहीं, होता क्या मैं है, इसको मैं बताता हूं। शायद या तो आप समझ गए हैं तो जान के नहीं समझना चाह रहे हैं, या समझ नहीं पाए हैं। एक लंबा समय रहा जब आप लोग अपने आप को बहुत तिरस्कृत, अलग थलग पाते थे, तो आप लोगों ने भी अपने आप को अलग कर ही लिया था। एक बहुत लंबे समय तक, चाहे मैं खुद
बहुत सी पॉलिटिकल बीट्स देखता हूं, हमारे अन्य संवाददाता साथी भी देखते हैं, और इस शहर में चीज़ें बहुत दूर नहीं जाती। मैं कांग्रेस के तौर पर अगर जिन चेहरों को जानता था तो हाल के समय में उनमें से बहुत सारे चेहरे चाहे निराशा से, हताशा से, कुंठित होकर के अलग थे। बहुत समय बाद पंकज सक्रिय दिख रहे हैं। भाई साहब, मैं 6 साल लगातार अपने छात्र संगठन का अध्यक्ष रहा हूं। मैं वहां की बातों के बाद ही कह रहा हूं, उन सक्रियता को देखने के बाद जब निष्क्रिय हुए पंकज नजर नहीं आते थे, और आज मैंने कहा कि आपको अच्छा लग रहा होगा, फिर से सड़कों पर हैं, फिर से आप जाकर के कांग्रेस का फेस बनते हैं और जाते हैं, कहते हैं हाँ मैं पंकज। ध्यान है आपको? 27 साल की उम्र की हमारे यहाँ छात्र संगठन में एक उम्र होती है। मैं 27 साल की उम्र तक छात्र संगठन में रहा, एक्टिव पॉलिटिक्स करी। जो आपकी सक्रियता है उसकी तो मैं भी याद दिला रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं तो उस पे मोहर लगा रहा हूं पंकज कि आप सक्रिय व्यक्ति थे और कई आंदोलनों को आपने अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़े, और बहुत से अवसरों पर कई ऐसे शैक्षिक जिसको शैक्षिक भ्रष्टाचार या बहुत शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ियों को जब आप फोन करके हमें बुलाते थे तो हमें यह खुशी होती थी कि भले ही आप अपनी एनएसयूआई की राजनीति को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस बहाने कम से कम कुछ चीजें तो आती हैं जो जनता के बीच में जाती हैं। उस पंकज को हमने बहुत लंबे समय तक खो दिया था। नहीं, देखो जीवन की और भी बहुत आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कैरियर होता है। अब मैं सेटल हूं, मेरे पास नौकरी है, ऐसा नहीं। जब मैं सार्थक जी से पूछ रहा था कि बंद कमरों में सब चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ सही हो गई, तब तो आप मुस्कुरा रहे थे। अब बातें आपकी तरफ भी तो आ रही हैं। आपके यहाँ अब आपके यहाँ सब सही हो गया? हमारे यहाँ षड्यंत्र नहीं रचे। अब आपके यहाँ सब सही हो गया कि नहीं? खुले में होती है, हमारे नेता खुले में। अब आपके यहाँ सब सही हो गया कि नहीं? सब समय के साथ सब अच्छा हो जाता है। सब हो गया, आपके सामने है सब कुछ, हमारे बंद कमरा नहीं है। अच्छा, ये जरूरत पड़ी मुख्य सवाल पे यहां पर इसलिए आ रहा हूं, यहां तक तो मैं आपसे थोड़ा सा दिलचस्पी से बात कर रहा था। यहां पर जाकर के लगा कि सिर्फ कोई एक चेहरा कांग्रेस नहीं हो सकता, कांग्रेस को वापस कांग्रेस होना पड़ेगा। ये कांग्रेस के संस्कार है भाई साहब। आप सामने सामने आज जरूरत है, हमारे मेल लड़ रहे हैं, कल हम लड़ते, सीट नहीं रही, बिट्टू उपाध्याय जी लड़ते, भाई साहब लड़ते। तो मैंने कहा 5 वर्षों तक बिट्टू उपाध्याय जी चेयरमैन थे तो राजनीति सक्रियता में थी। उन 5 वर्षों में भले ही विधायक प्रदीप माथुर साहब रहे हो, लेकिन चलिए कम से कम दोनों के पास अपने अपने क्षेत्र थे जिनमें वो अपनी एक्टिव राजनीति कर सकते थे और उनके साथ जुड़े हुए समूह कर सकते थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान सिर्फ प्रदीप माथुर साहब विधायक थे, लेकिन बिट्टू जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो ऐसे में ऐसा लगा कि सिर्फ पूरी कांग्रेस सिर्फ प्रदीप माथुर तक सिमट गई है। ये चीजें सबने जानी है, और मैं कह रहा हूं कि यही क्या आपको सुखद लगता है कि अब सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा, आप इंतजार करिए। आपको लगता है कि जब आपके पास कमियां थी तो वहां पर कुछ कहने का था, इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने बिट्टू जी का भी कार्यकाल देखा है और हमने माथुर जी का भी कार्यकाल देखा है। कहीं ना कहीं ये सबको पता है, सर्वविदित है, ये भी पता है कि आपस में कितनी खींचतान रही और किस कारण से कितना परेशानी कांग्रेस के चेयरमैन साहब जो थे उस समय उनको परेशानी उठानी पड़ी। उसका क्या कारण थे वो भी पंकज जी अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ इस मंच पर ये कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में ही इस तरीके की समस्याएं होती हैं, ऐसी पंकज जी की भी पार्टी में है। और एक बात जो आपने कही मैं उस पर बहुत जोर दूंगा, और बहुत अच्छी बात आपने कही, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, मैं युवाओं के लिए एक मैसेज भी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि युवाओं के लिए अगर कोई पार्टियां होनी चाहिए तो वो राष्ट्रीय पार्टियां होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों में पढ़कर युवाएं जो अपनी सोच है, जो राष्ट्रीय सोच है, उससे भटक जाते हैं। तो उनको राष्ट्रीय पार्टियों का चयन करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। चलिए, यहाँ पर आकर के आपने वर्गीकरण कर दिया है। किस तरह से चल रही है पंकज जी आपके यहाँ तैयारियां, और क्या किन उम्मीदों से आप लबरेज हैं? भाई साहब, मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं, शहर में सड़कें, पानी, सफाई, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं नगर निगम और नगर पालिकाओं की पहली जिम्मेदारी प्रकाश, सफाई और पेयजल व्यवस्था होती है। पिछला कार्यकाल जब कांग्रेस को मौका मिला शहर में काम करने का, तो कांग्रेस के बोर्ड ने प्राथमिकता तब भी वही रखी थी और उनको निरंतर आगे बढ़ाया था। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो चीज अधूरी रह गई है, ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूं, शहर की जनता सुन रही है, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, उस गति से वो आगे बढ़ेंगे। ये दावे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा जी, भाई साहब जी से ये पूछना चाहूंगा कि कम से कम मुझे ये बताएं कि इनका डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है। ये क्या डेवलपमेंट करेंगे और कैसे करेंगे। इस समय प्रदेश में
भाजपा की सरकार है जी, देश में भाजपा की सरकार है। हाँ, और ये भाजपा की सरकार है और ये वो भाजपा है हाँ, जिसने यूरिया के दाम कम करने के लिए, जो यूरिया ब्लैक होता था, हाँ, नीम कोटेड, उसको करके ऐसा कर दिया कि आज उसके दाम कम हो गए। आप ये बताइए कि उस समय, आपके समय में इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उसको आप नहीं रोक पाए। आज आपके पास में, आपकी दुकान में क्या है, आपके पास में क्या डेवलपमेंट एजेंडा है, आप किस पॉइंट पर आप डेवलपमेंट कराएंगे और कैसे डेवलपमेंट कराएंगे, यही बता दें कम से कम। बता दूं कैसे डेवलपमेंट होगा। नगर निगम पे आ रहा हूं मैं। 5 साल रहे कांग्रेस का वोट। जब कांग्रेस को वोट मिला था, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट पंकज शहर जी, की बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं पंकज जी, शहर एक सेकंड, रखिए, एक मिनट, विधानसभा का मैं चुनाव होगा। मैं अपनी बात बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा पूछ रहा हूँ हूँ आप कैसे करेंगे, पुरानी बात मत वही बताइए। बता रहा हूँ कैसे करे हैं, उसी को बता रहा हूँ। जैसे किया है वैसे करेंगे। और सुनिए दिवास, ये कांग्रेसी विचारधारा है। सरकार किसी की हो, हम हवाओं के विपरीत चलने की सामर्थ्य रखते हैं। 37 साल पुराना कर्जा नगर पालिकाओं को जो तनख्वाह नहीं दे पाई थी, जो सरकारें जब भी और थी, हमारे बोर्ड ने दिया था, कांग्रेस बोर्ड ने। लेकिन उसमें आपने मथुरा में यात्रियों के ऊपर कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। मथुरा जैसे तीर्थ स्थान पे, मथुरा जैसे तीर्थ स्थान पे कितना हंगामा हुआ था, आपको भी याद होगा अनूप जी। यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं, उनके ऊपर आप कर लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। इस तरीके से आप वसूली मथुरा आपको याद है, मथुरा से बाहर नहीं जाते क्या? ठीक है, एक मिनट में दोनों को, मथुरा से बाहर भी जाते हो तो वहाँ कर नहीं देते हैं। मैं दोनों को संशोधित कर देता हूँ। नहीं संशोधित किया, मैं उसमें अपनी बात दोनों के मैं पहले तो आपके साथ में जोड़ना चाहता मैं। हाँ, आप अपनी कंटिन्यू यहीं से कर लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि हमने बहुत सारा कर्जा चुकाया, या आपने इस व्यवस्था को या नगर पालिका को एक सही स्तर पर लाया, तो वहां पर कल इसी आप ही के स्थान पर संजय प्रताप बैठे हुए थे। चौधरी संजय प्रताप जो पूर्व सभासद रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने जब यहाँ इसी तरीके से चर्चा चल रही थी, अब जो अब्दुल जब्बार साहब भी थे और उन्होंने रविंद्र पांडे साहब के कार्यकाल पर तमाम सवालिया निशान लगाए थे, तब संजय प्रताप जी का काउंटर था कि वो रविंद्र पांडे जी का कार्यकाल था जिस समय बहुत कम धनराशि, 30 लाख से भी कम धनराशि नगर पालिका को मिला करती थी, और उसके बाद जितना पत्राचार उन्होंने किया तब जाकर के स्थिति स्पष्ट की। जो क्षेत्र कम दर्शाया गया था नगर पालिका सीमा का, उसे विस्तार दिया गया और उसके बाद 84 लाख रुपए आना शुरू हुए, जिसका फायदा जाकर के श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी को मिला था। ये उनका कहना था, ये कल पक्ष रखे गए। मैं आपको बताऊं, शायद हमारी एक बात पहले भी हो चुकी है जी। 97 के बाद ये व्यवस्था बंद हो गई थी। टैक्स उगाते हैं हम लोग लोगों से और शहर का काम करते हैं। सामर्थ्य टैक्स लेने की होनी चाहिए, परंपराएं टैक्स लेने की होनी चाहिए। आप टैक्स नहीं लोगे, अपने लोगों को ऑब्लाइज कर दोगे, क्या करोगे? यहाँ पर नहीं, ये बात ये आ रही थी, बात ये आ रही थी कि उस आर्थिक आंकड़े को समझना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ पर सांसद जी से मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि यात्रियों पर भी कर लगा दिया, जिसका जवाब देने के लिए पंकज बिल्कुल आतुर होकर के जवाब भी दिया। इन्होंने कहा कि तो यहाँ पर उस समय पे भी हम लोग जब बात करते थे, उस समय पे भी जब उस समय भी है, आपने अगर टैक्स लगाया था यात्रियों पे तो उसको वापस क्यों लिया फिर? ठीक है, हम हाईकोर्ट जीते हैं, आप पता लगा लीजिएगा। हाईकोर्ट और मंत्री जी ने, सुनो, माननीय मंत्री उस वक्त थे, 1.5-2 साल फाइनेंशियल अधिकार से रहे, 3 साल रहे, 2.5 साल, पौने 3 साल खराब हुए थे। नहीं, मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूं, उसमें हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट जीते थे, आज भी टैक्स लगेगा ना। उसमें ये कहना चाह रहा हूं, आज भी टैक्स लगाएंगे, ये आपके उसमें शामिल है। आपने कहा आज सरकारी आदेश है। नहीं, सुनो, वित्तीय कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है। माननीय मंत्री जी हिमाचल के प्रभारी रहे हैं, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। आप कहाँ चलाएंगे? देखिए, इनका सीधा कॉन्सेप्ट है, तुष्टीकरण की राजनीति है इनकी। ठीक है, एक पक्ष के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। नहीं लगाए, बताए आप मना कर दो, सरकारी व्यवस्था के लागू नहीं करोगे, करोगे, आप टैक्स लगाएंगे। ये इनकी राजनीति का स्टंट है। कांग्रेस का कहना है कि टैक्स नहीं देते आप, इनके गांधी जी हिमाचल टैक्स नहीं देते, इनके जो उपाध्यक्ष जी जो हैं, अब वो मंदिरों में घूम रहे हैं दर्शन करते हुए। अरे पहले क्यों नहीं गए मंदिरों में? हमें अभी पहले यहाँ लौट के आना पड़ेगा, लौट के हमें। आप देखिए, छोटे मोदी जी बाजार पे क्यों जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, जैसे अभी इन्होंने कहा मोदी जी बाजार नहीं दिख रही है आपको, क्या मतलब आपका बाजार जाने का? उसमें उन्होंने भी कहा था, मैं आपको भी इस बात, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग केंद्रित रहे निगम पर। हालांकि कटाक्ष पंकज भी पहले कर चुके हैं कि आज तो मुख्यमंत्री आए हैं, कल प्रधानमंत्री आ सकते हैं, तो वो भी जा चुके हैं राष्ट्रीय स्तर की टिप्पणी करने पर। तो आपने दिया था
लेकिन जवाब ये मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को भी ले आइए यहाँ पर। नहीं, हम सख्य, हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं। मेरा एक कहना था, मैं जो कहना चाह रहा था कि इसमें जिस तरीके से आलू से सोने की मशीन बनाने वाले मोदी जी ने कहा है, पूरी सुन लीजिए उसको। उसमें इन्होंने कहा था कि ये हमारा आय बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट था। हमारा नहीं सर, हमारा नहीं है। डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है? मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, आप डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है, आप क्या क्या चीजें डेवलप कराएंगे, आप ये बता दीजिए। पहले क्या हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आज के समय में जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जीतता है तो वो क्या डेवलपमेंट कराएगा। मुझे इतना बता दीजिए बस। पंकज, इस पे जवाब आना चाहिए। बीजेपी के पहले भी आज भी घोषणाएं 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 घोषणाएं। 500 करोड़ आ गए, अरे भैया सुनिए, 500 करोड़ आ गए, आगे भी आ जाएंगे। 3 साल से ऊपर से भी आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे जी। हम देखिए, आप काम करते हैं। घोषणा नहीं है 6 महीने की। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद ये चर्चा यहीं से जारी रहेगी। सार्थक चतुर्वेदी भाजपा पदाधिकारी ने सवाल किया है कांग्रेस पदाधिकारी पंकज पाठक से कि अपना विकास का एजेंडा बता दीजिए। बार बार जब चीजें प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर की तरफ जाती हैं तो दोनों एक दूसरे की रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका पड़ते ही फिर उधर की तरफ चले जाते हैं। लौटेंगे तो फिर से वापस लाएंगे चर्चा को नगर निगम पर, और नगर निगम पर लाने के बाद सवाल वहीं से शुरू होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के छावनी क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष सार्थक चतुर्वेदी एडवोकेट, और एनएसयूआई से राजनीति शुरू करते हुए कई वर्षों की राजनीति कांग्रेस में कर चुके पंकज पाठक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहां पर हमारे साथ जो अन्य हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में, जहां मैं तुरंत अभी फिर से सार्थक चतुर्वेदी ने प्रश्न किया कि आप कितनी भी बातें करें, पुराने और आज के उदाहरणों को दें, लेकिन आज विकास का एजेंडा दे दीजिए। और उसको उन्होंने जाकर के जोड़ा कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उसका परिणाम सामने है, और केंद्र में मोदी की सरकार ने अगर यूरिया पर नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रोकने जैसा काम किया तो ये उसको अपनी कार्यशैली से जोड़ते हैं। और यहां फिर पंकज आपसे जवाब मांगते हैं। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं जी, हमारे मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं जी, नौकरी पेशे वाले रहे हैं, रिटायर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो इनके बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बीकॉम होते हुए डॉक्टर हैं। सर मैं एक मिनट टोकना चाहूंगा इनको। उन्होंने नामांकन जो किया है, मथुरा शहर ने उनका इंस्पेक्टर राज भी देखा है। जब मथुरा में वो इंस्पेक्टर थे तो उनका इंस्पेक्टर राज भी देखा है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। उनका इंस्पेक्टर राज देखा है, वो लेबर इंस्पेक्टर थे, यहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया है सब जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। हमारा गरीब कार्यकर्ता है, और वो हमारी पार्टी जो है पंडित दीनदयाल नगर निगम मेयर जब बनेगा आदमी, आयुक्त बैठे होंगे, 2 उपायुक्त बैठे होंगे, उन लोगों से कैसे काम लेना है वो हमारा प्रत्याशी इतनी समझ रखता है, उस लायक डिजर्व करता है। सबसे पहले कितनी वो मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, आपकी बात की कितनी समझ रखता है, बहुत है मेरे लिए। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पुराने जब अपने कार्यकाल में कितना अपना इंस्पेक्टर राज चलाया है वो सबको पता है, और वो कैसे क्या रहे हैं वो भी सबको पता है। मैं उस पर कोई रोशनी नहीं डालना चाहूंगा, प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु बेहद ही गरीब परिवार से हैं, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच पर हमने उस प्रत्याशी को चुना है। पंक्ति में आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का उदय हो, ऐसी हमारी सोच है। और ऐसे पार्टी के प्रत्याशी जिनकी माता जी आज भी लोगों की सेवा कर रही हैं, आज भी अगर आप छत्ते बाजार अगर अंदर चले जाएं तो आज भी वो जो कार्य होता है यहाँ जाकर उसका जवाब मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ। मेरा भी जवाब मैं आपको जोड़ता हूँ। नहीं कितने सार्थक जी ये बताइए, जैसे मान लिया, देखिए इन सबका एक मानवीय दृष्टिकोण तो हो सकता है, सामाजिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन वो ये कहते हैं, उस मानवीय का भी जवाब मेरे पास है। एक मिनट, इनकी बात, लेकिन वो ये कहते हैं खंडन किया, श्रेष्ठता इस समय चाहिए, मानवीयता और सामाजिकता के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता में इस समय नेतृत्व क्षमता भी आवश्यक है, ये भी वो कहते हैं। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेतृत्व क्षमता में मैं उसका भी उदाहरण दूंगा। वो यहाँ जिला अध्यक्ष भी रहे अनुसूचित मोर्चा के। उससे पहले से वो पिछले
20-25 साल से वो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सभासद भी चुने जा चुके हैं, सभासद भी। लेकिन अब ये बात है मेयर की, एक बार इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस अंतिम पायदान की आप बात कर रहे हैं, ये गौरव केवल कांग्रेस बोर्ड को जाता है। उस अंतिम पायदान वाले जो कर्मचारी शहर में काम करते थे, उन लोगों के हाथ में तनख्वाह नहीं पहुंचती थी इस बोर्ड, बीजेपी के बोर्डों से। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं बात पूरी कर दूं, पॉइंट से भटका रहे हैं। नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, इतनी बात बताना चाह रहा हूं, ये बार-बार पुरानी बातों को कर रहे हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, उन अंतिम पायदान के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है। इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो कांग्रेस बोर्ड को गौरव जाता है। हमने उस अंतिम पायदान कर्मचारी कि आपका डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है, आप अगर जीत भी जाते हैं तो क्या कर लेंगे? बात ये आ रही है, मुख्य बात ये आ रही है कि बातों को आपने भले ही उन्हें, तो ये मैं क्या बीजेपी की धमकी समझूं कि सीएम रहेंगे, सरकार रहेगी, हम काम नहीं करेंगे? वहां इनमें इस बात को भी पूछ लीजिए, सुनिए, ये भी पूछ लीजिए। क्या मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आपकी सरकार है, यूपी में रहे, चाहे भारत सरकार रहे। मैं तो आपसे सुनिए सर, पूछ रहा हूं कि आप हमारा बोर्ड पहले रह चुका है 5 साल का, या आपका अभी का डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है, आप इतना बता दीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अभी बता दीजिए आप, पंकज जी, सार्थक जी, दोनों से बस पहले मैं अपनी एक टिप्पणी करने के बाद तुरंत आप लोग अपने अपने सवाल और जवाब, आप सवाल को समझते हुए जवाबों पे जाएं। यहां सबसे पहली बात कि इनके आपके जब दिए हुए जवाब में, आपकी दी हुई लाइन में मैं 2 अर्थ निकाल लूं, उसके बाद उनकी तरफ चलूं और आपको भी जोड़ लूं कि आप आखिर कर क्या लेंगे। कर क्या लेंगे, ये आपका जो जवाब था वो एजेंडे के, विजन के अभाव की वजह से था, या आप अप्रत्यक्ष तौर पर जो पंकज कहते हैं कि ये आपकी एक धमकी है? नहीं, प्रदेश में तो सरकार हमें धमकी स्वीकार है, हमने पहले भी वोट चलाया है सरकार के खिलाफ में। और सुनिए, वो गौरव केवल हमें प्राप्त है भाई साहब, पिछले जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो गौरव केवल हमें प्राप्त है। पूरे उत्तर प्रदेश के चेयरमैन सरेंडर हो गए तो सरकार के सामने। मथुरा का कांग्रेस बोर्ड ऐसा था तो सरकार के सामने सरेंडर नहीं होगा। और मैं आपको याद बता देता हूँ, जनता सुन रही है, सिर्फ केवल मथुरा का नाक की लड़ाई की वजह से, सिर्फ अपनी नाक नहीं होती, कलेजे की लड़ाई होती है सार्थक जी। लड़ाई की वजह से इन्होंने मथुरा की दुर्दशा कर दी। इतनी हड़तालें हुई इनके कार्यकाल में, हड़तालें का खत्म करने का शहर हमें जाता है। हड़तालें हुई, हड़तालें हमने खत्म करी है शहर से सार्थक जी। नगर की स्थिति खराब हो गई। आप कहाँ रहते हैं आप भाई साहब? अच्छा, एक मुझे बताएं पंकज, आप बार बार लौट फिर करके अपना एजेंडा क्यों नहीं बता पाते हैं? एजेंडा क्लियर है, क्योंकि अभी मुझे जनता से भी जुड़ना है, मुझे जनता से भी जुड़ना है, और इन लोगों, चाहे आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर है, उन लोगों के भी सवाल हो सकता है, जो बातें आप ना कर पा रहे हो उनके दिमाग में चल रही, तो सवाल आए, मेरे को लेने हैं सवाल, लेकिन क्यों नहीं बताने की कोशिश में है? एजेंडा क्लियर है। सबसे पहले बताया मैं आपको, इनको अपने जो प्रत्याशी है उनका एजेंडा नहीं पता, ये पार्टी का एजेंडा क्या बताएंगे? मैं आपको पता है, बता रहा हूँ। सरकार इनकी है, स्टेट इनका है, हम काम नहीं करने देंगे। काम जैसे पहले किया ऐसे आज करेंगे। प्रकाश व्यवस्था हम कर चुके हैं, वो दोहराई जाएगी। प्रकाश व्यवस्था नहीं, मैं मुद्दों सुनिए, प्रकाश व्यवस्था के पास भी आऊंगा, जल व्यवस्था, जल व्यवस्था और सड़क व्यवस्था। मथुरा की मैं बता दूं, 6 महीने के अंदर मथुरा को नगर निगम घोषित किया, वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया, मथुरा को छोड़ दिया, तीर्थ स्थल घोषित, मथुरा को छोड़ दिया। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। गोवर्धन की परिक्रमा लगाई आपने? खूब लगाई है मैंने, लगाता हूँ। एक एक करके स्थल आते हैं ना जी, एक साथ तो सारे आ नहीं जाते हैं। ब्रज की परिक्रमा वृंदावन और बरसाने से शुरू हुई है, गोवर्धन से होती हुई मथुरा आएगी। मथुरा का भी विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। ब्रज प्लानिंग एंड विकास बोर्ड, जिसकी मांग इतने समय से चलती आ रही थी, पिछले 6 महीने की सरकार में ब्रज प्लानिंग एंड विकास बोर्ड का गठन हुआ। ठीक है, इसको ऐसे ईमानदार अधिकारी शैलजाकांत मिश्र जी को उसमें नियुक्त किया गया। अब आप ये देखिए कि डेवलपमेंट की गति किस प्रकार से बढ़ेगी। आप हरिद्वार को भूल जाएंगे भाई साहब, नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, एक दूसरी तरफ चलता हूँ जल्दी से। आप लोगों के देखिए, अभी आप एजेंडों में दोनों जने खुद को भी एजेंडा क्लियर है पंकज, आप उस पर आप थोड़ा सा, क्योंकि समय बहुत व्यर्थ हो रहा है, मुझे बार बार ये है कि मुझे पहले इनसे भी जवाब लेने, पहले एक ब्रेक भी लेना है, और ब्रेक से वापस जब आऊंगा तो मुद्दों को जानूंगा। एजेंडा और मुद्दा, मैं चाहे आप इसे एक सा समझें, चाहे उसको अलग अलग करके देखें, बात है एक तरफ अपनी सोच की और एक तरफ मुद्दों की। मुद्दे उनसे चिन्हित किए जाएंगे जो हमारी आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी अपनी, मतलब चाहे आप हो, मैं हूं, सार्थक हो, चाहे कोई हो, उनकी जुड़ी हुई समस्याओं से मुद्दे आप निकालेंगे, तब जाकर के बताएंगे मैं ये ठीक करना चाहता हूं, और एक विजन की हम किस दृष्टिकोण से सोचते हैं, इस सब के अलावा बात करते हैं। दोनों से पूछूंगा, पहले शुरुआत आपसे। अब मैं जितना कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, तो बड़े नेगेटिव नजर आ रहे हैं आप। जब से ये आरक्षण हुआ, पहले तो मथुरा वृंदावन को मिलाकर के नगर निगम का गठन,
वहां से आपके मैंने पोस्ट देखे थे, काफी उसमें आक्रामक शैली आपने इसके विरोध में अपनाई, और उसके बाद जब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण हुआ तो वहां पर भी आपकी जो भी शब्द निकलते हैं उसमें आक्रामकता दिखती है और उसमें नजर आता है कि आप बेहद नाराज हैं इससे। वजह बताएं। भाई साहब, पहले तो मैं आपको स्मरण करा दूं, मेरी फेसबुक पे कोई भी पोस्ट आपको इस आरक्षण के खिलाफ नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, आप लगातार कर रहे हैं, हो सकता है मैंने आप लगातार कर रहे हैं, और उसमें आधार भले ही आप भाजपा प्रत्याशी को बनाते हो, लेकिन वो इसी प्रकार की नेगेटिविटी। नहीं, ये तो मेरी देखी बात है। पंकज, आप इसमें इनको काउंटर भले ही करिए, मैं तो ये तो मेरी आंखों से पड़ी हुई बात है, मेरी आंखों से पड़ी हुई बात है पंकज। अंतिम पायदान की जो बात मैं बता रहा था, सारथी जी को बता रहा था, आखिर इसमें कष्ट क्या है? इसमें हमें कोई कष्ट नहीं है। अनुसूचित जाति का होने का उसमें क्या कष्ट है? देखिए, अच्छा दूसरी, अगर वो देखिए वो व्यवस्था यदि लागू हुई तो वो ए के लिए भी वही होगी, बी के लिए भी स्वीकार है, डी के लिए हमारे कैंडिडेट। अगर उसमें भी मैं मोहन सिंह जी अगर एक मिनट मोहन सिंह जी अगर आए हैं वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। सपा से श्याम मुरारी चौहान जी आए हैं, वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अगर गोवर्धन सिंह बसपा से नजर आते हैं, पता नहीं कब तक नजर आएंगे, उसको लेकर के अभी मुझे वेद प्रकाश जी से अपने से बात भी करनी है, उस पर भी आप लोगों के अंदर खाने कौन से तार जोड़ने की तैयारी है ये भी अभी जानूंगा, लेकिन वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। तो ऐसे में फिर कष्ट क्यों है? भाई साहब, कोई कष्ट नहीं है, कष्ट केवल झूठ के खिलाफ है। जैसे आप अंतिम पायदान की बात करते हैं जी, उस अंतिम पायदान के मैं 2 मिनट लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, मैं आपसे सवाल किया। पायदान के कर्मचारी जब मथुरा नगर पालिका में कार्य करते थे तो सर्वविदित है कि उनकी तनख्वाहों का बंदरबाट कैसे होता। सर इस समय आइए ना, नहीं जल्दी देखिए समय क्या उस बोर्ड ने हमारे कांग्रेस बोर्ड ने ठीक है उस बात को कैसे पहुंचाया। अब यहाँ बताइए इसमें आज एससी वर्ग से वो आते हैं तो एससी वर्ग से हमारे प्रत्याशी हैं, हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों है एक अंदर टीस क्यों है? चुनाव 30 कहाँ क्यों है? 30 कोई नहीं है ना, हमारी फेसबुक को ऐसा है। आप ये बात तो नहीं, मेरा अब ये बताइए। अच्छा चलिए आपसे पूछता हूं, वहीं से मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसा टीस क्यों है, इवन कल जब्बार साहब ने कहा कि इस सब को लेकर के वो कोर्ट तक का रास्ता देख आए हैं। उन्होंने एक जनहित याचिका इस संबंध में डाली थी, उनके पास अपने इश्यूज थे, उसको उन्होंने बहुत हद तक कहा। लेकिन अगर आप लोगों से बात करें तो आप पर यह आरोप आता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन जिस ढंग से या जिस सोच से किया गया है उससे लोग नाराज हैं, चाहे आपका अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष आपका है या आपके इस आप ही की पार्टी के लोग। देखिए, हमारा इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि कहीं भी नगर निगम पहली बार बनता है तो देखिए ये एक पॉलिसी मैटर है, ठीक है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कहा जा रहा है कि सोची समझी आप लोगों की रणनीति और साजिश है। कोई रणनीति नहीं है और इसमें राजनीतिक लाभ लेने का आप लोगों का उद्देश्य। सरकार का पॉलिसी 1.5 लाख वोट पहले निकल गए, अब फिर जुड़ गए वोट। नहीं, अब एक नई सूची आ गई है, कल ही बाद में आई है सूची आ चुकी है, 1 महीने पहले हट गई थी सूची, जिसको लेकर के कांग्रेस विरोध में भी थी और कई दलों के साथ बैठ करके कांग्रेसियों ने विरोध किया था और कई लोगों ने विरोध किया था कि भाई आखिर वो वोट गए कहां। तो क्यों था इसका ये कि एक आप लोगों को अनुभव हो रहा है कि एक स्वाभाविक रोष आप लोगों के प्रति बना है कि आप लोगों ने ये आरक्षण कराया? नहीं, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर देखिए ये सब चीजें पॉलिसी मैटर पे तय होती हैं और इसका भी एक चक्रा उनका वो है, ठीक है, रोटेशन सिस्टम है, ठीक है। आपने वेद प्रकाश गौतम जी के साथ जुड़ना चाहूंगा। अभी हाल के समय में अगर आप देखें तो जिस तरीके से राजनीति की नगर निकाय चुनावों की पूरे उत्तर प्रदेश में जब घोषणा हुई, उसके बाद चीजें तय होना शुरू हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में माना जा रहा है कि मुकाबला एकदम नजदीक हो रहा है। वही समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा और बहुजन समाज पार्टी ने भी पहले एक संगठन सेठी के तौर पर अपना चेहरा दिया, उन्हें हटाया, अपनी परंपरा को कायम रखा। जिस तरीके से हमेशा से परंपरागत तरीके से उनके यहां पर चेहरे बदलते रहते हैं और लोगों में विपक्ष भी उनका विरोध, जो विपक्षी उनके राजनीतिक दल है वो भी तमाम उसको लेकर के तमाम आरोप लगाते हैं। जनता भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन इसी तरीके से एक बार फिर से वो बदला गया और अब यहां यह देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही में एक नया डेवलपमेंट है। पंकज यहां पे बैठे हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल एक हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल को ढूंढे से अपना प्रत्याशी नहीं मिला था, उनके जिलाध्यक्ष कह चुके थे कि हम शर्मनाक हार से बचना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम ना इसमें शामिल हो और आखिरकार हम देखेंगे हमें किसके साथ जुड़ना है। और फिर उनके जो प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र सिंह सिकरवार, उन्होंने बड़े
जोश के साथ कहा कि हमारे बिना कोई जीत नहीं सकता, और आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस एक हो गए। अब सुनने को मिल रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बसपा से भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कहीं ये आभास है, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं और कुछ बसपा से के सूत्र भी कहते हैं कि अगर जीत नहीं सकते तो फिर देखो कि क्या किया जा सकता है। वहां पर जाकर के मैं वेद प्रकाश से बात करना चाहता हूं। इधर आ जाए वेद, क्या आप चूंकि बसपा की बीट भी देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है, किस तरीके के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं? जो संकेत इस समय मिल रहे हैं जनपद की राजनीति में, जो निकाय चुनावों में बसपा उतरी है, उसमें पहली खामी तो बसपा से ये हो गई कि जो 70 वार्ड हैं जनपद के, मथुरा नगर निगम के, उसमें वो प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई। अच्छा, चलो तुम्हारी बात को यहीं पर मैं तुरंत आगे बढ़ा दूं, तुम्हारी अपनी बात आगे बढ़ाना। ये कहा जाता है, तुम भी यही समझते हो, हम भी यही समझते हैं कि जब जो पार्षद या पहले तो मेंबर थे अब पार्षद हैं, जब वो लड़ेंगे तो वो जब जाएंगे प्रचार के लिए तो स्वाभाविक रूप से जो मेयर होगा उसका भी प्रचार हो जाएगा, वो बसपा निशान लेके जाएंगे। तो जब 70 वार्डों में वो प्रचार ही नहीं कर रहे, यानी प्रत्याशी नहीं तो प्रचार नहीं है, भाजपा और कांग्रेस ने उतारे हैं, हालांकि एक जगह पे दोनों में एक जगह इनका नहीं है, एक जगह उनका नहीं है, किंतु जब उनके पास पर्याप्त प्रत्याशी नहीं है तो उनका प्रचार नहीं, तो इससे तो वैसे ही उनकी हालत पतली हो जाती है। जी, ऐसे 28 वार्ड बचते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वो है ही नहीं, उन्हें ढूंढे से नहीं मिल पाए या पार्टी दे नहीं पाई, और जिस तरह से पार्टी देती है उस तरह के उम्मीदवार उन्हें नहीं मिल पाए। ठीक है, जो लेके पार्टी टिकट देती है वो चीज उन्हें नहीं मिल पाई, तो वो टिकट ही नहीं दी। परंपरा कायम रखी, यहाँ पर बसपा की तारीफ करनी होगी। परंपरा नहीं टूटने दी, भले ही प्रत्याशी नहीं मिले, लेकिन परंपरा वहां भी नहीं तोड़ी कि संगरतन सेठी दिए फिर हटाए फिर गोवर्धन सिंह दिए, वो परंपरा कायम रखी। और अगर 28 में नहीं उतार पाए तो या तो देने की स्थिति नहीं बनी, तो वहां भी परंपरा कायम रखी। अब स्थिति क्या है गोवर्धन सिंह जी की, चुनाव लड़ रहे कि नहीं? अब लड़ रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन ये दिखा जरूर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा दिखाना बहुत जरूरी है। सूत्र ये कहते हैं, उन्हीं की पार्टी के सूत्र ये कहते हैं कि दोबारा टिकट हासिल करने में जो उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत को बनाने के लिए वो फिर से मेहनत कर रहे हैं। जीतने के लिए भले ही न जाएं, लेकिन जो उन्होंने आगे कुछ दिया है, जो पार्टी कहती है, पार्टी के जो अंदर के लोग कहते हैं कि जो उन्होंने दिया है संगरतन सेठी की टिकट हासिल करने के लिए, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि इस समय वो उस सक्रियता से चुनाव में नहीं नजर आते? आप बीट कवर करते हैं तो कहाँ उनकी कैंपेन वगैरह में जाने का मौका मिल पा रहा है? मिल तो पा रहा है, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहे फील्ड में कहीं। कभी कभी दिखते हैं, पीछे उनका ना कोई लाभ लश्कर होता है, कभी कभी सिंगल गाड़ियों में ही दिखते हैं। कल शायद चर्चा में कहा था कि आप उनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन पिक नहीं होता, तब जबकि वो आप सिर्फ यही प्रगति जानने की कोशिश करते हैं कि उनका चुनाव चल कैसा रहा है। मैंने कई बार उनको फोन जानने के लिए किया कि आप कहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, मैं आता हूँ आपका जनसंपर्क दिखाता हूँ, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जनसंपर्क हमें दिखाने होते हैं और दिखा भी रहे हैं, नियमानुसार ये होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने उनसे कई बार प्रयास किया कि कहाँ आप जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां मैं आता हूँ, लेकिन हर बार उन्होंने ये कह के टाल दिया कि मैं एक आवश्यक मीटिंग में हूं, कि आज हम यहाँ कर रहे हैं, मैं अकेला ही आज जनसंपर्क के लिए निकला हूं, मेरे साथ टीम नहीं है। इसको संकेत यही लगता है कि अभी धीरे धीरे करके कहीं या तो उनके पूरे चुनाव में नीरसता है या वो धीरे धीरे नीरसता की तरफ बढ़ रहे हैं, यही माना जा सकता है। एक संकेत और ये भी मिल रहा है कि जो पिछले विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जो इनका ठोस वोट बैंक जो समझा जाता था वो दरक चुका है। अब चुनावी संग्राम में चुनाव परिणाम इस बात का संकेत साफ दे रहे हैं, आंकड़ों को छुपाया नहीं जा सकता। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जो परंपरागत वोटों की बपौती है, बहुत सारे राजनीतिक दल किया करते थे, उनके पास से वो दरके हैं, और शायद उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब वही राजनीतिक दल नए सिरे से अपनी पॉलिटिकल स्टाइल चेंज करेंगे, लेकिन वो होती अभी भी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी के लिए। तो बस जल्दी से आप लोगों से हम दोबारा जोड़ देंगे, इस अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। वेद के साथ जुड़ करके हमने जानने की कोशिश की कि वास्तव में बसपा आखिर चल किस तरफ रही है, मेयर पद के प्रत्याशी आखिर चल किस तरफ रहे हैं। मैंने बताया था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल एक हो गए, पहले संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही थी, और तब जबकि ऐसे संकेत राजनीतिक जानकारों के, पार्टी सूत्रों के छन करके निकल रहे हैं कि अगर जीत नहीं सकते तो चलो कहीं साथ ही दे दें, ऐसा कहीं कुछ सही व्यवस्थित बन गया तो आगे भविष्य में शायद संभवतः यह भी नजर आ सकता है। इस सबसे अलग जाकर के जल्दी से अभी एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, दोनों ही पदाधिकारियों से सीधे तौर पर पूछेंगे कि अगर आप अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना चाहते हैं तो बताइए नगर को, इस महानगर की जनता को आखिर आप क्या देंगे, उनके मुद्दे जानेंगे, और यहां जनता जो बैठी है, पार्टियों के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, उनसे सवाल करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। निकाय चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हर तरफ से हम सभी गतिविधियों को आप तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं और इसी बीच ये चर्चा आप तक पहुंच रही है जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंकज पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सार्थक चतुर्वेदी एडवोकेट। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जब ब्रेक लिया था उससे पहले मैं वेद प्रकाश गौतम से बात कर रहा था, छोटी सी बात वहां से जोड़ लेता हूं। बहुजन समाज पार्टी का इस समय जो तौर तरीका नजर आ रहा है, पूरे चुनाव को हर पार्टी, हर प्रत्याशी तब तक जब तक कि परिणाम नहीं आते तब तक ये कहता है कि वो जीत रहा है, भले ही वो 12वें नंबर पे 15वें नंबर पे क्यों ना आए, लेकिन एक आशा होती है। ऐसा लग रहा है लेकिन बड़ी नीरसता हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल को तो आपने जोड़ लिया है, कहीं बहुजन समाज पार्टी से भी अंदर खाने बात चल रही है? अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा अभी तो चुनाव चल रहा है जी। जो कुछ होगा तो आपके सामने आ जाए, जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। पंकज ने इतना कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने कह दिया इंतजार कर लीजिए, सब सामने आने वाला है। जल्दी से आपसे बात कर लेते हैं, बताइए अपने मुद्दे। क्यों हम चुने आपको? हम क्यों, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे हमारे यहां बैठे लोग हो, ये महानगर की जनता, कांग्रेस अगर वोट के तौर पर उनसे एक उनका अमूल्य मत लेने जा रही है तो क्यों दे वो आपको? मैं बात शुरुआत करूंगा, फिर मैं मुद्दे जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ मुद्दे जानना। सफाई की व्यवस्था, घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था अंतिम तौर पर हम छोड़ के गए थे, पहली बात वो होगी। ठीक है। जल उठाव की जो समस्याएं बाकी रह गई हैं, बाकी हो चुकी है बहुत सारी, वो हमारी पूर्ण होंगी। सड़कों की सुधार व्यवस्था हमारी वोट की अधूरी रहेगी, वो रहेंगी। जलकूप व्यवस्था, जो पानी पेयजल की हड़तालें खत्म हुई थी, वो उसमें और अभी आगे सुधार की आवश्यकता है, वो आगे बढ़ेंगी। और प्रकाश व्यवस्था, जो 6000 लाइटों दूधिया जब शहर चमका था, उससे आगे और बढ़ेंगी। सफाई, पेयजल, प्रकाश और जो सड़कों का और गलियों का निर्माण और घरों से कूड़े का निस्तारण, ये 5 मुख्य बातें आपने कह दी जो सीधे तौर पर किसी आम जनमानस से जुड़ी होती हैं। सार्थक जी जल्दी से अपने मुद्दे। मैं तो सबसे पहले अनूप जी ये कहना चाहूंगा कि जो दुकान है उसमें सामान कुछ नहीं है, सब बाहर से इंपोर्ट करके, ट्रेड करके और ये सपने दिखाए जा रहे हैं। मैं तो साफ साफ आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे सूबे के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, कह के गए हैं कि 14,000 LED लाइटें लगाई जाएंगी। 14,000 LED लाइटें लगाई जाएंगी पहले चरण में सभी नगर निगमों में। मथुरा में खास तौर से इतनी लाइटें लगाई जाएंगी जिससे कि पूरे नगर निगम में हर सड़क पर दूधिया रोशनी हो जाए। और ESL जो केंद्रीय एजेंसी है, वो उसको लाइटों का मेंटेनेंस करेंगी 7 वर्ष तक। और जो उससे पैसा बचेगा, जो ये पुराने बल्ब, जो येलो लाइट वाले बल्ब थे, इनको हटा के जो ये LED लगाने से जो पैसा बचेगा, उससे वो उसका मेंटेनेंस करेंगे 7 वर्ष तक। इसके साथ ही हर नगर निगम में, मथुरा में खास तौर से, एक बड़ी गौशाला, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गायें जो हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी एक गौ भक्त हूं और हमारे योगी जी भी गौ भक्त हैं, उन्होंने गायों के लिए स्पेशली जो भी ऐसे छोड़ देते हैं लोग, उनके लिए गौशाला, बड़ी नगर निगम में गौशाला की स्थापना होगी। इसके अलावा गंगा जल, अगले 6 महीने के अंदर आपको गंगा जल पीने को मिल जाएगा मथुरा में। 4 साल में शुद्ध हो गया, अब यहाँ आ जाएगा मथुरा में वो। दूसरी बात, इसके अलावा सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था, पानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, जहां पर भी जैसे पानी की समस्या है, खारे पानी की समस्या है, पानी की समस्या का निराकरण करेंगे। जल भराव की समस्या के लिए प्रॉपर चीजें होंगी। ये जल भराव की बात कर रहे हैं, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, इनके पूर्व में विधायक रहे, उन्होंने जेएनएम का कितना उपयोग और उपभोग किया है, की समस्या कैसे खत्म करिए कांग्रेस बोर्ड में सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है। और 5 साल में बीजेपी के बोर्ड रहा है, उन्होंने कितना निस्तारण किया है वो भी आपके अपने मुद्दे पूरे कर लीजिए। मैं मुद्दे बता दूं अपने। ठीक है, जल्दी से। तो जल्दी सबसे मेन प्रकाश, उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर 14,000 LED लाइटें, सड़क प्रॉपर रूप से, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया, हमने 6 महीने में कर दिया। आने वाले समय में पूरे ब्रज को तीर्थ स्थल घोषित करना, ठीक है, उसमें अपना मथुरा भी शामिल है, वृंदावन को तो हम कर ही चुके हैं, मथुरा भी शामिल है। और इसके अलावा बाकी सुरक्षा के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी हम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि यहाँ पर टूरिस्ट को परेशानियां ना हो, यात्रियों को परेशानियां ना हो। यात्रियों के लिए टूरिस्ट पुलिसिंग की भी व्यवस्था होगी। आगरा में टूरिस्ट के साथ कैसा हुआ वो भी उसी व्यवस्था में शामिल है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से अब मैं इधर जाना चाहता हूँ, एक सवाल इधर से तो फिर दूसरा सवाल उधर से। जी बताइए विष्णु, बताइए।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र सार्थक जी ने अभी बोला कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। 3 साल पहले मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष निगम पे आओ, निगम पे देखिए नहीं, मुद्दा निगम का बताओ मुझे। निगम में पहली बात तो इनके बाद इन्होंने बोला कि हम गौशालाएं बनाएंगे। गाय का मुद्दा, गाय का नाम ले लेकर कब तक राजनीति करेंगे ये बता दे। गाय का नाम ले लेकर कब तक राजनीति करेंगे और आपकी गौशाला बनाने से उन्हें परेशानी है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही गाय को लेकर। गाय हमारी माता हैं और उनके लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इस सोच के साथ में यहाँ पे गौशाला की बात की गई है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे गाय को लेकर। गाय को लेके हम राजनीति नहीं कर रहे। वहां पे मैं आता हूँ इधर लौट करके। जल्दी से बताइए कौन सवाल पूछना चाहता है जी। आप प्लीज अपने स्थान से खड़े हो जाइए। मैं हमारे मित्र पाठक जी से पूछना चाहूंगा। आप उन्हीं से पूछेंगे और किससे पूछेंगे? पूछिए। अभी तक जो है पाठक जी एक्चुअल में मुद्दे से भटका रहे हैं। इन्होंने अभी तक ये एजेंडा नहीं बता पाए हैं कि इनका चुनावी एजेंडा है क्या। मतलब मेयर यहाँ के लिए क्या विकास करेगा, एक बात इन्होंने अभी तक ये नहीं बता पाए, बजाय इधर उधर की बात। अभी 4 दिन और समझ में नहीं आएगा आपको। 26 के बाद आपकी समझ में आ जाएगा सारा चीज। ये बिल्कुल गलत बात है। ये अभी तक जो है आप बिल्कुल नहीं मुद्दे से भटका रहे हैं। आप बिल्कुल ये नहीं बता पाए जनता को या किसी को कि कांग्रेस के पास एजेंडा क्या है। एजेंडा खाली पड़ा है। 5 साल से कमरा नहीं बनाया नगर पालिका का। 15 साल से सिवाय बेवकूफ बनाने के, बेवकूफ नहीं, 5 साल पहले कांग्रेस बोर्ड जो है नगर पालिका खंडर में चलती थी 20 साल से। एजेंडा अब तक सामने नहीं आया और 15 साल से सिवाय भटकाने के नगर निगम बना रहे हैं, इधर से इधर पाली में। वो बात सर तक कह चुके हैं भाई। एजेंडे को लेके अभी तक आप वो अभी जितनी चर्चाओं को हम तो लगातार गतिमान रहते हैं, बातचीत में लगे रहते हैं, ध्यान देना पड़ता है। मैं भी टोक चुका था सर, लेकिन बात यही है कि अभी तक आया नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा मुद्दे और एक विजन नहीं आया कि हम भाई देखिए आपने अपनी जाकर के मूलभूत चीजों को टच किया, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक आपका एक विजन क्लियर नहीं हुआ है। मूलभूत चीजों से स्टार्ट होता है, नया इलाका जुड़ा है, उनकी समस्याएं यही है मेन जो है। ठीक, शहर में मतलब अभी वो आपके मिनिस्टर हैं भाई साहब, एक बात और सुनिए, कल अवसर मिलेगा, आपके मिनिस्टर हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। देवेंद्र शर्मा जी, बताइए। मैं सार्थक जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि सार्थक जी ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर कोई कलह नहीं है, और कलह का इन्होंने पहले ही 1-2 दिन पहले ही जवाब दे चुके हैं कि उन्होंने पार्टी से कुछ असंतुष्ट व्यक्ति जो खड़े हो गए थे 28 व्यक्ति, उनको जो है निष्कासन कर चुके हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि श्रेय लेने के लिए तो नगर निगम हमने बना दिया, जब किसी परेशानी की बात आती है तो हमें दिन ही कितने हुए हैं। ऐसा क्यों अंतर आता है? मतलब जो अच्छा हो मेरा और जब कुछ ना हो पाए वो साहब हमें हुआ क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। 2 सवाल आ गए सार्थक जी, बता दीजिए। पहले तो आपके यहाँ से जो निष्कासन हुआ है, क्या उनका साफ तौर, उन्होंने उदाहरण के साथ कहा कि क्या ये निष्कासन आपके अंदर बागी होने का सबूत नहीं है और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब कि ये कलह नहीं थी? नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहूंगा जी कि कुछ जो प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिली। कई जगह पर कई लोगों को सबको मना लिया गया है। कहीं पर ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ प्रत्याशी जो हैं चुनाव में खड़े हो गए हैं, तो उनके खिलाफ ये एक कार्रवाई हुई है। ये ऐसा नहीं है कि खड़े तभी तो हुए जब उनका अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं था, अनुशासनहीनता हुई, अनुशासनहीनता हुई है, तभी तो उनको निकाला गया है। इसी को वो कलह का नाम देते हैं। तो वो नहीं, वो कलह नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कलह होती कि अंदर खाने, अभी भी आपने जो बात कही कि कलह अभी भी चल रही होती, अंतर कलह, अंतर विरोध, भितराघात, ये शब्द अलग है। आपका कहना ये शब्द अलग है, वो अनुशासन। जिन लोगों ने किया विरोध उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, ठीक है, उनको निकाल दिया गया। उसके अलावा अब कोई कलह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। के पीछे जयचंद आज भी है। उनका ये कहना है, भाई साहब जयचंदों के नाम बता दीजिए। चलिए आप। नहीं, वो ये कहते जहां तक उनकी जिस उत्सुकता के साथ और जिस तेजी से वो सवाल कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि वो अपनी पार्टी के बजाय आप लोगों की पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। सर, इनके जयचंदों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। केवल कांग्रेस में है, इनके जयचंदों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। पंकज ने उसको और बड़ा कर दिया है। पुराना केवल कांग्रेस में है, मथुरा सिर्फ कांग्रेस में है इस समय, कांग्रेस मय है। मथुरा वृंदावन वो नगर निगम केवल कांग्रेस में है। अंतर कलह जो है, अब ये अंतर कलह की बात अगर कर रहे हैं तो अंतर कलह तो बहुत इनकी पार्टी में भी है और इनके यहाँ भी क्या स्थिति है इनको भी पता है। जल्दी से दूसरा सवाल। उनका सवाल उसी के संग बहुत स्मार्टली उन्होंने 2 सवाल एक संग कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ भी अच्छा कर लो उसका श्रेय खुद ले लो, भले ही वो चीजें पहले से चल रही हो, और जो कुछ आपसे न हो पाए बोले हमें समय कितना हुआ है। आप ये बताइए मुझे कि 5 साल और उससे पहले भी, खैर अब उसमें भी आप, क्योंकि यहाँ सपा के नहीं है प्रवक्ता, तो
कभी डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी यहाँ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वो कभी कहते थे कि अगर हम नगर निगम बनाएंगे, प्रदीप माथुर जी इनके कांग्रेस के कहते थे कि हम नगर निगम बनाएंगे। 5 साल तक इनमें आपस में लड़ाई चलती रही, कभी वो नारियल फोड़ते रहे, कभी ये नारियल फोड़ते रहे, आपस में यही युद्ध चलता रहा कि ये सड़क मैं लेके आया हूं, लौट फिर करके आप उसी नगर निगम के, उनका कहना है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। चलिए आप मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, आज के टाइम में इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, कैसे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, कोई कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे संग इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का। ये थी आज का हमारा ये कार्यक्रम चुनावी संग्राम, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सबसे पहले उनके अंदर इस समय पार्टी में क्या चल रहा है, रणनीतियां कैसे बन रही हैं, चुनाव को वो किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ जो सबसे मुख्य पहलू होता है इस पूरी चर्चा का, क्योंकि यहां से एक आकलन सबको बनना और बनाना है कि वास्तव में जब नगर निगम जैसी एक बड़ी सौगात पूरे हम ब्रजवासियों को मिली है, तो उसमें आगे जाकर के जब विकास की बड़ी उम्मीदों के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं, तो वहां दोनों पार्टियों के पास आखिर देने के लिए क्या है। तो उन मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, यहां से सवाल भी निकले हैं, वो वहां तक पहुंचे, उन पे जवाब भी आए हैं। कुल मिलाकर के साफ तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस समय जैसे जैसे दिन, क्या अब घंटे भी जैसे जैसे गुजर रहे हैं, उन आगे बढ़ते हुए समय घंटों में भी हर समय कोई नई रणनीति सामने आ रही है। पार्टियां तेजी से इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बीच में ऐसा साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि इसी दौर में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ऐसा लगता है कि वो या तो पीछे छूट रहे हैं या पीछे रह जाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में राजनीति किस तरफ और आगे बढ़ेगी, ये हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंकज पाठक कह चुके हैं कि जो होगा वो सामने आ जाएगा। देखते रहिए निकाय चुनाव पे की हर गतिविधि से जुड़ा हमारा ये खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। हम पहुंचाते रहेंगे आप तक निकाय चुनाव का हर एक पहलू। मिलेंगे अगली चर्चा में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का, राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर, घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है, बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।